हाँ, तो ये यहाँ तक तो पढ़ ही चुके थे। अब ईरान और स्पेन ग्लोबल लेवल पे सैफरन प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में जम्मू कश्मीर है। मिलेट्स में कौन आ गया है? मिलेट्स में राजस्थान आ गया है। अनियन में महाराष्ट्र आ गया है और 2 बार ट्रांसप्लांट करना पड़ता है अनियन को। कॉटन की बात करें तो खरीफ क्रॉप होता है कॉटन। गुजरात इज़ हैज़ द मोनोपोली इन प्रोडक्शन। एंड मैंगो की बात करें तो आंध्रा इज़ एट द टॉप फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। एंड सिंधु is the only so Sindhu is a seedless variety of mango, and Amrapali is basically IARI पूसा के द्वारा 1971 में बनाया गया था by crossing Neelam and Dasahri varieties. Then Banarasi is a variety of guava, and Lalit एक्चुअली बनारसी कंचन कृष्णा ये सब गूसबेरी इंडियन गूसबेरी की भी वैराइटीज़ हैं, और ललित एक्सक्लूसिवली इंडियन गुआवा का वैरायटी है। क्लस्टर बीन ये इससे ग्वार बनता है। इंडिया और पाकिस्तान मिलकर 80% क्लस्टर बीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, शेल गैस एक्सट्रैक्शन में काफ़ी इस्तेमाल होता है क्लस्टर बीन से बना हुआ ग्वारगम। फिशेस में आंध्र प्रदेश एज द टॉप फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। फिर बोरला अवार्ड 1972 ऑनवर्ड्स दिया जाता है एग्रीकल्चर साइंस के क्षेत्र में। देन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है, जस्ट लाइक सीमेंट, स्टील, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइस एंड वीट। इन सब में क्या है, इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आता है आफ्टर चाइना। उसी तरह से सिल्क में भी, तो अब सिल्क में भी इंडिया कम्स एट द सेकंड रैंकिंग इन प्रोडक्शन। एंड द लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर की बात करें तो एग लार्वा प्यूपा मॉथ, ये आपका चलता है एग लार्वा प्यूपा मॉथ, जिसमें कि प्यूपा स्टेज में तुम्हारा सिल्क बेसिकली बनाते हैं हम लोग, रेशम जो होता है। और मेरे ख्याल से 5 सेंटीमीटर की लेंथ ऑप्टिमल होती है जो डिराइव की जाती है। नाउ अब सिल्क के वैराइटीज़ की बात करें, एंड बाय द वे कर्नाटका हैज़ 47% ऑफ मलबरी सिल्क अलोन, 33% ऑफ इंडियाज सिल्क इज़। कर्नाटका अकेले 1/3 ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इंडिया का संभाला हुआ है। और कौन सी प्रजाति मिलती है वहाँ पे, तो मलबरी सिल्क ज़्यादा मिलती है। और टॉप सिल्क प्लस ब्लैक पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉलोड बाय आंध्रा। तो कर्नाटका में और क्या मिलता है? ब्लैक पेपर। ठीक है, तो टॉप सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ कर्नाटका। ठीक है, टॉप सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ कर्नाटका। एंड उसके हाँ, तो दैट इज़ कर्नाटका। देन द अदर 2 वैराइटीज़, मैंने मलबरी की बात बताई, कर्नाटका में ज़्यादा मलबरी मिलता है। और द अदर 2 वैराइटीज़ है मूगा एंड एरी। दीज आर द 2 वैराइटीज़ विच आर लोकलाइज्ड टू असम। वाइल टासर सिल्क मेरे ख्याल से झारखंड में होता है। और टासर सिल्क 2 प्रकार के होता है, एक तो ट्रॉपिकल टासर होता है और एक ओक टासर होता है। तो जो ट्रॉपिकल टासर वाला होता है वो झारखंड में जाएगा और ओक टासर वाला मणिपुर में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सिल्क की बात। फिर से बता दे रहे हैं एक बार, जो कर्नाटका है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर एज वेल एज सिल्क है। कर्नाटका में कौन सी प्रजाति मिलती है सिल्क की, तो दैट इज़ मलबरी। एंड उसके बाद आंध्रा है, देन एरी एंड मूगा, दीज 2 वैराइटीज़ ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन असम। ठीक है, उसके बाद एक और होती है टासर। सो टासर के भी सब टाइप्स होते हैं 2, एक ट्रॉपिकल टासर दैट इज़ लोकलाइज टू झारखंड, एंड एक ओक टासर दैट इज़ लोकलाइज टू मणिपुर। That is all about silk, and India is the second largest producer of silk, with Karnataka alone producing 1/3, that is 33% of India's total silk production. Then coffee की बात करें तो India produces 3.4% of the world's coffee, but its variety is so popular globally. Ideally temperature 15 से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और रेनफॉल देखो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कॉफ़ी में। और चूँकि स्लोपी और लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है, और स्लोप चाहिए। स्लोप सबसे ज़रूरी बात है, स्लोप। तो बेसिकली लैटराइट सॉइल में अच्छा तुम्हारा ये हो गएगा, बिकॉज वहाँ रेनफॉल होता है, स्लोप भी होता है। और 15 से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर टी और कॉफ़ी में टेम्परेचर का बेसिकली दोनों को वर्षा तो चाहिए होती है, बट टेम्परेचर का हमें देखना होगा कंपैरिजन। सो एक बार परप्लेक्सिटी से हम लोग देखते हैं, पूछते हैं कहाँ गया ये है। सो विच ऑफ द 2 क्रॉप्स, दैट इज़ टी एंड कॉफ़ी। इसमें माइक नहीं है, ये क्या है यार? प्रो सर्च आप, मोस्ट पावरफुल सर्च, आइडियल फॉर लॉन्गर आंसर्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो विच रिक्वायर्स ग्रेटर रेनफॉल, टी और कॉफ़ी कल्टिवेशन। सो अब ये देखो क्या कह रहा है कि टी प्लांट्स रिक्वायर फ्रीक्वेंट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल अबाउट 150 centimeter to 250 centimeter annually, and this rainfall must be evenly distributed throughout the year. जबकि कॉफ़ी की बात करें तो ये 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी एंड ग्रोइंग कंडीशंस। वाइल कॉफ़ी ऑल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम कंसिस्टेंट मॉइस्चर, इट इज़ जनरली मोर टॉलरेंट टू
tolerant of drier conditions compared to tea. Conclusion यही है कि overall tea cultivation demands a higher amount of rainfall than coffee cultivation, making it more sensitive to variations in water availability. So that is, ये तो हो गया हमारा, इसको कॉपी करते हैं पहले. टी कल्टिवेशन डिमांड्स अ हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैन कॉफ़ी कल्टिवेशन. तो और अभी टेम्परेचर की भी हम बात करेंगे. तो एक तो ये फैक्ट हो गया. दूसरा चीज़ हमको पूछना था कि व्हाट अबाउट टेम्परेचर. सो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स इन टी देखा जाए तो टी प्लांट्स थ्राइव इन टेम्परेचर्स बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड दे प्रेफर कूलर क्लाइमेट्स एंड टेम्परेचर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस कैन नेगेटिवली अफेक्ट द ग्रोथ. कॉफ़ी की बात करें तो जनरली ग्रो बेस्ट इन टेम्परेचर्स रेंजिंग फ्रॉम 15 से 24 डिग्री सेल्सियस. वाइल दे कैन टॉलरेट स्लाइटली हायर टेम्परेचर, एक्सट्रीम हीट कैन दोनों के लिए नुकसानदायक है. इन समरी, टी रिक्वायर्स वार्मर टेम्परेचर कंपेयर टू कॉफ़ी विच prefer cooler conditions. Both crops have specific temperature ranges that are crucial for optimal growth. Tea requires warmer temperatures compared to coffee. ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. अब it also depends on the type of variety of coffee, but on an average a majority of the coffee के लिए ये आपका this will hold true. So यहाँ से क्या दिख रहा है कि टी को ज़्यादा वर्षा भी चाहिए, मतलब ज़्यादा पानी चाहिए, और टी को ज़्यादा गर्मी भी चाहिए. तो दिस इज़ क्लियर. नाउ कमिंग बैक टू माई टॉपिक. इसमें क्या है कि कॉफ़ी की बात करें तो इंडिया प्रोड्यूसेस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी, बट इट इज़ वेरी पॉपुलर. आइडियल टेम्परेचर मैंने बता ही दिया, 15 से 24 डिग्री सेल्सियस है तुम्हारा कॉफ़ी के लिए, और चाय के लिए थोड़ा 30 तक चला जाता है. ज़्यादा वर्षा तो टी को चाहिए, बट कॉफ़ी को भी कम नहीं चाहिए. लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर तो चाहिए ही चाहिए. और लैटराइट सॉयल, व्हाट अबाउट द सॉयल? सो व्हाट अबाउट सॉयल? इज़ इट laterite soil? So the answer to that is yes, both tea and coffee can be grown in laterite soil, which is suitable for their cultivation due to its characteristic. अब characteristic तो हमको पता है, ठीक है. However, coffee plants prefer slightly acidic soils with good drainage and high organic content. While laterite soils can be used, they are often enhanced with organic matter to improve fertility. तो in conclusion ये है कि laterite soil is indeed suitable for the cultivation of both tea and coffee, provided that it is managed properly to address its natural limitations in fertility. Proper amendments and care can enhance. तो यहाँ क्या लिखा है कि coffee plants prefer slightly acidic soils. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं. कॉफ़ी कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं यहाँ की, बट both prefer laterite. Now this is clear. 3.4% India produces coffee of the entire world. एंड रेनफॉल, सॉयल और टेम्परेचर की बात कर ली हमने. दैन इन इंडिया प्रोड्यूस्ड 3,34,000 million tons ऑफ कॉफ़ी. वाई इज़ दैट? आउट ऑफ विच 2,35,000 million ton वॉज फ्रॉम कर्नाटका. अच्छा, अब ये तो नहीं पूछेगा. देखो, दिस फिगर इज़ क्वाइट सिमिलर टू द फूड ग्रेन. एंटायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया का कितना हुआ था? 3,28,000 million metric tons हुआ था. ये देखो 328.8 million metric tons टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ 2023-24, जिसमें से यूपी ने अकेले 18.8% किया था. तो उसी से मिलता जुलता लगभग उतना ही तुम्हारा कॉफ़ी प्रोडक्शन भी है. दैट इज़ 334 million ton, जिसमें से कर्नाटका आई थिंक मेजॉरिटी प्रोड्यूस करता है. 2,35,000 million ton वॉज फ्रॉम कर्नाटका अलोन. सेकेंड हाइस्ट प्रोड्यूसर इज़ केरला, फॉलोड बाय तमिलनाडु एट द थर्ड प्लेस. तो ये बहुत ज़रूरी है. इसमें तीनों ज़रूरी है बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, तो ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है. कर्नाटका इज़ एट द टॉप, फॉलोड बाय केरला, एंड देन तमिलनाडु कम्स एट द थर्ड प्लेस. नाउ कॉफ़ी इज़ एम्प्लीफाइड थ्रू सीड्स. नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वॉज सेटअप इन 1984 अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. तो ये इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन और स्टैच्यूट बिहाइंड दैट. सो नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड इज़ सेटअप अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 1984, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है. सिमिलरली कॉफ़ी बोर्ड वॉज मेड अंडर कॉफ़ी एक्ट, इसके लिए अलग से बना रखा है. अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता है कॉफ़ी बोर्ड, सेटअप इवन बिफोर इंडिपेंडेंस. तो मोटा मोटा ये याद रखो कि कॉफ़ी एक्ट वॉज फ्रेम्ड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड whereas National Horticultural Board was set up in 1984. Actually 42 is half of 84. ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हो. अगर कॉफ़ी एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1942, दैन नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड वॉज फ्रेम्ड इन 1984. ठीक है, एंड उसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, जबकि कॉफ़ी बोर्ड जो है
वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में आती है। देन कर्नाटका टॉप जो बिल्कुल टॉप प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वो चिकमंगलूर और कोडागू, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। केरला में तुम्हारा वायनाड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रावनकोर है। और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे कोडाई कनाल रेंज में एक जगह पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड पुनीस, ठीक है, और नीलगिरीस, ठीक है, नीलगिरी एज वेल एज पुनेस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं। फिर अब टी की बात करते हैं। तो चूँकि हमने ऑलरेडी बता दिया कि टी को थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर भी चाहिए, टी को थोड़ा ज़्यादा वर्षा भी चाहिए, दोनों को हालांकि हिली स्लोप्स और लैटराइट सॉइल चाहिए। और इंडिया इज़ सेकंड एट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ टी ग्लोबली। चाइना इज़ एट द फर्स्ट रैंक वाइल केनिया इज़ द बेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। केनिया इज़ नॉट द बेस्ट producer of tea, it is the best exporter of tea, whereas China is at the number one rank when it comes to production of tea, and India is at the second place, ठीक है। फिर रबर की बात करें तो अब ये टी वाले टेम्परेचर ब्रैकेट में ही चला जाएगा, बट इसका वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, इवन मोर देन टी। तो 25 डिग्री और 300 सेंटीमीटर रेनफॉल। आप इस तरह से याद करो कि रबर थाईलैंड वगैरह जैसे देशों में मिलता है जो बिल्कुल ही ट्रॉपिक आई मीन इक्वेटर के पास पड़ते हैं। तो केरला इन इंडिया में एक जगह है अर्नाकुलम, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोडे, ठीक है। तो तीनों का नाम के से स्टार्ट हो रहा है। तो केरला में जैसे हमने केरला की 2 डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ी थी, दैट वाज वायनाड एंड दूसरी क्या थी, वायनाड ट्रावनकोर। तमिलनाडु में पढ़ा था क्या था ये, पुनीस एंड नीलगिरीस, जहाँ पे कॉफ़ी बनती है। उसी तरह से केरला में रबर का अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद होने चाहिए, जैसे अर्नाकुलम है, कोल्लम है, कोट्टायम है, इतने भी चलेंगे, ठीक है। कोझिकोडे भी है, याद कर लो तो ठीक ही है। सेकंड नंबर पे आपका रबर प्रोडक्शन में त्रिपुरा आता है। और ग्लोबली देखा जाए तो थाईलैंड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ रबर। नाउ अब टी की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, एक बोही और एसमीज़, ठीक है। वैसे कॉफ़ी के बारे में हमने देखा नहीं, उनकी वैराइटीज़ भी होती है, अभी देख लेंगे। तो टी की 2 वैराइटीज़ हो गई, बोही और एसमीज़। फिर कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी रिक्वायर्स हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाइल टी कैन बी ग्रोन इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ये मुझे पता है, मतलब सब ट्रॉपिकल, चलो इसको रट लेते हैं। क्या है मतलब, कॉफ़ी को देखो, जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ ठंडी आ सकती है, लेकिन जहाँ ठंडी पड़ रही है वहाँ गर्मी नहीं होगी। तो एनीवेज जस्ट फॉरगेट दैट। और ये इसको रट लो कि कॉफ़ी सिंपली ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड, जबकि टी तुम्हारा ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल में भी उग सकता है। देन कॉफ़ी कैन बी ओनली प्रोपगेटेड थ्रू सीड्स, बट टी कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू स्टेम कटिंग्स, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, कॉफ़ी कैन ओनली बी प्रोपगेटेड थ्रू सीड्स, जबकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना है तो टी का तुम स्टेम से कर सकते हो, लेकिन कॉफ़ी का तुम्हें सिर्फ सीड से करना पड़ेगा। देन कोबाल्ट की बात करते हैं। Cobalt is essential for legume pulses to carry out nitrogen fixation. It is also useful for vitamin B12 synthesis. तो कोबाल्ट का किस लिए काम होता है, स्पेशली प्लांट्स के लिए? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कोबाल्ट, और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर B12 सिंथेसिस। ये ह्यूमंस की बात कर रहे हो, आई थिंक। लेट मी आस्क दिस। कोबाल्ट इज़ नीडेड बाय So cobalt is needed by plants primarily for its role in nitrogen fixation, particularly in the leguminous plants. Here are the key functions of cobalt, ठीक है। तो cobalt exclusively nitrogen fixation के लिए चाहिए। Then cobalt helps humans produce, is that so? So where is the explanation? Cobalt is essential for human health primarily because it is a key component of vitamin B12, also known as cobalamin. Here are the main points regarding the role of cobalt in the production and function of vitamin B12, ठीक है। तो functions of vitamin B12, देखो ब्लड वगैरह नहीं, vitamin B12 चाहिए तुम्हारा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में चाहिए, ठीक है। B12 एंड DNA synthesis में चाहिए। cobalamin is involved in DNA synthesis and regulation, which is critical for cell division and growth. Now nervous system health, it contributes to maintaining healthy nerve cell and supports the production of myelin, which insulates the nerve fibers, ठीक है। तो nerve fibers, myelin acts as a protective agent for the nerve fibers, तो इन सभी में कोबाल्ट चाहिए। Then a deficiency of vitamin B12 can lead to serious health issues including anemia, neurological disorders and cognitive impairments, ठीक है। तो anemia, neurological disorders and cognitive impairment, तो और उसमें तो प्लांट्स में तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कोबाल्ट का मैं सिर्फ अपने जनरल नॉलेज के लिए लिख लेता हूँ, अनीमिया,
तो ये सारे मतलब दिक्कत हो सकती है अगर कोबाल्ट डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन B12 सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस भी मदद करता है, तो कोबाल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, ये हमको ऑलरेडी पता हुआ है। इंडिया इज़ द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय म्यांमार एंड कनाडा। ठीक है, तो इंडिया इज़ द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। नाउ दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द रेयर कमोडिटीज़ जिसमें इंडिया इज़ अहेड ऑफ चाइना। ठीक है, अब तूर दाल की कुछ तो क्या है, अमर है। देखो इसमें मालवीय याद कर लो, पारस याद कर लो, और पारस बहार मालवीय, अमर आज़ाद। ठीक है, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के नाम नहीं लग रहे हैं ये सब, एक्सेप्ट पारस को छोड़ के मतलब सारे ऐसे ही नाम लग रहे हैं। अमर हो गया, आज़ाद हो गया, पारस बहार मालवीय हो गया। ठीक है, अमर, आज़ाद, पारस बहार मालवीय, ये सब तूर दाल के वैराइटीज़ हैं। ठीक है, द आइडियल NPK रेशियो पल्स क्रॉप के लिए कितना चाहिए होता है, 1:2 या 1:3 या फिर 0:1:1। ठीक है, तो ये ठीक है, याद कर लो 1:2, 1:3, 0:1:1 NPK रेशियो। देन उड़द, अब ये जो उड़द है ब्लैक ग्राम, ये वैसे तो खारिफ में प्रेवलेंट है, बट टेक्निकली देखा जाए तो इट इज़ बोथ राबी एज वेल एज खारिफ पल्स। While there has been negligible increase in the Kharif pulse production, the Rabi pulses production has increased by 150% in the last decades. अब जैसे लेंटिल्स है, मसूर की दाल जो होती है वो राबी क्रॉप होती है, जबकि उड़द जो होती है वो दोनों बट ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ड्यू टू अनइक्वल डिमांड्स इन द वेराइटीज ऑफ पल्सेस डोमेस्टिकली, इंडिया हैज़ शॉर्टेज ऑफ पल्सेस बट नॉट शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन। फॉर दिस रीजन पल्सेस इज यूजुअली नॉट एक्सपोर्टेड अनलाइक वीट, राइस एंड शुगर। क्यों? क्योंकि इंडिया does not have, I mean India has a shortage of pulses but not shortage of protein। क्यों ऐसा है? क्योंकि अनइक्वल डिमांड्स हैं रिगार्डिंग वेराइटीज़ ऑफ पल्सेस। अभी एक चीज़ पूछना है मुझे कि सम एग्जांपल्स ऑफ लाइक, और वी कैन जस्ट आस्क मसूर इज़ अ राबी पल्स और खरीफ। सो मसूर लेंटिल इज़ अ राबी पल्स क्रॉप प्राइमरली ग्रोन ड्यूरिंग द राबी दैट इज़ विंटर सीजन, जबकि मूंग इज़ ऑल्सो पल्स and tur dal, that is pigeon pea. I think these are all kharif. What about moong and pigeon pea? So moong, that is green gram and pigeon pea. So cultivation moong can be cultivated in multiple seasons, ये तो ठीक है। What about pigeon pea? अब देखो ये खरीफ क्रॉप है, sown with the onset of monsoon, that is June to July and harvested in October to November। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ पल्सेस बट नॉट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और एक्चुअली राबी पल्सेस की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए राबी पल्सेस दैट इज़ जो मसूर वगैरह है, होटल्स वगैरह में वो ज़्यादा मिलती है। मसूर दाल, जो दाल मखनी होती है उसमें मसूर की दाल होती है, उड़द की थोड़ी होती है, ना कि पिजन पी की होती है। तो मसूर इज़ राबी पल्सेस, और राबी पल्सेस के डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इन द लास्ट डेकेड्स, इसलिए ऐसा हुआ है। ड्यू टू अनइक्वल डिमांड्स इन द वैराइटीज ऑफ पल्सेस डोमेस्टिकली, इंडिया हैज़ शॉर्टेज ऑफ पल्सेस बट नॉट शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन। फॉर दिस रीजन पल्सेस इज यूजुअली नॉट एक्सपोर्टेड। पल्सेस इज़ नॉट यूजुअली एक्सपोर्टेड, मतलब इंडिया इज़ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड फॉर पल्सेस, बट सब कुछ अंदर ही ख़त्म हो जा रहा है गिवन द स्क्यूड डिमांड ऑफ वेरियस वैराइटीज़ ऑफ पल्सेस। ठीक है, देन रेड ग्राम की बात करें, मेरे ख्याल से ये रेड ग्राम को अरहर बोल रहे हो? नहीं, अरहर राजमा हैव पुअर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो अरहर, आई थिंक अरहर एंड पिजन पी आर सेम। अरहर इज़ ऑल्सो नोन एज पिजन पी और रेड ग्राम। ठीक है, तो ये खरीफ है। ठीक है, और राजमा भी, व्हाट इज़ राजमा कॉल्ड? किडनी बीन बोलते हैं वैसे। तो इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन ख़राब है काफ़ी। ठीक है, बोथ अरहर एंड राजमा है पुअर नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेट मी आस्क दैट। सो बोथ rajma and arhar. So the answer to that is both rajma, that is kidney beans, and arhar, pigeon pea, are known to have poor nitrogen fixation capabilities due to specific factors like related to their biology and growth conditions. फिर मालवी और पारस, अमर, आज़ाद, और क्या था, एक और था बहार, ये सब तुम्हारा अरहर की तो वैराइटीज़ हैं, तूर दाल। ठीक है, तो मालवी चमत्कार भी तूर दाल का ही होगा। ठीक है, फिर वाइल अपर्णा इज़ अ वैरायटी ऑफ लीफलेस पी, यू कैन स्किप दैट, इतना डेप्थ में या कर लो। L406 लेंटिल होता है और अपर्णा तुम्हारा लीफलेस पी होता है। इसको ऐसे याद करो कि सिंधु इज़ अ सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, अपर्णा इज़ लीफलेस वैरायटी ऑफ पी, मटर। ठीक है, इसके बाद फिर ये है तोरिया, मस्टर्ड, ससमे,
linseed, rabi, castor seed, sunflower, groundnut, soybean, peanut are some oil seeds. In 2023 इंडिया सरपास्ड ऑयल सीड प्रोडक्शन ओवर शुगर केन प्रोडक्शन. ठीक है, अब ये मैं ऊपर बता चुका हूँ. एक्चुअली इवन यूजुअली इंडिया ends up producing more cotton than sugar cane. ठीक है, let me write that. Indian, or we can ask in a different tone. So India produces more cotton than sugar cane. India produces more cotton than sugar cane. Here are the key points regarding the production of both crops. India is the second largest producer of cotton in the world. In contrast, India is also one of the largest producer of sugar cane with production. While sugarcane has a higher overall production volume in terms of weight, cotton's significance lies in its value as a cash crop and its role in the textile, which is crucial. अगर वेट की बात करें तो ऑफ कोर्स शुगरकेन का ज़्यादा होगा ना. ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन था तो मैंने देख लिया, वरना डोंट स्ट्रेस ओवर इट. जस्ट रिमेंबर दैट अपर्ना इज़ अ वेराइटी ऑफ लीफलेस पी एंड L406 लेंटिल होता है. ठीक है, मेरे ख्याल से मसूर बोलते हैं. फिर तोरिया, मस्टर्ड, सेसमे, लिनसीड. नाउ रिमेंबर लिनसीड इज़ अ राबी. ठीक है, तो ये सब ऑयल सीड्स हैं. एंड हाल ही में 2023 में ऑयल सीड प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड बाय शुगर केन प्रोडक्शन विथ शुगर केन एट 37 मिलियन टन्स एंड ऑयल सीड्स एट 41.3 मिलियन टन्स. ठीक है, ठीक है. दैन राजस्थान इज़ ग्रेटर, आई मीन ऑयल सीड प्रोडक्शन में राजस्थान इज़ एट द टॉप, फॉलोड बाय महाराष्ट्र. नाउ दिस इज़ समथिंग दैट ये हमको अक्सर भूल जाता है. ऑयल सीड प्रोडक्शन एक बात है कि शुगर केन प्रोडक्शन से ज़्यादा है 2023 में, और दूसरी चीज़ राजस्थान इज़ द टॉप ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. फिर सैफ्लावर की बात करें, इसका कार्थमस टिंक्टोरियस नाम होता है, टेक्निकल नेम सैफ्लावर. एंड मैक्सिमम ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन सेसमे सीड्स, दैट इज़ 52%. दैन उसके बाद ग्राउंडनट आता है एंड देन कम्स सोयाबीन एट 40%. ठीक है, तो सेसमे, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. सेसमे एंड ग्राउंडनट टॉप टू मोस्ट ऑयल गिविंग ऑयल सीड होते हैं. ठीक है, दैन पीनट की बात करें, वर्षा कम होती है, वरना बाकी तो कॉफ़ी वाले टेम्परेचर पे हो जाता है. पीनट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैश्यू ऑफ द पुअर. पीनट रिक्वायर्स जिप्सम सॉयल. ठीक है, जिप्सम सॉयल. दैन पैगिंग, ये तो हम जानते हैं, ग्राउंडनट में एक क्योरिंग प्रोसेस होता है. गुजरात में आई मीन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट होता है. चित्रा, चंद्रा, कौशल आर सम वेराइटीज़ ऑफ ग्राउंडनट. एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट इन्वॉल्व्स ड्राई लैंड फार्मिंग. जस्ट लाइक अभी ऊपर हमने इंडियन गूसबेरी की कुछ वैराइटीज़ देखी थी. बनारसी, क्या नाम था यार, गुआवा, ललित तो गुआवा था. ठीक है, कहाँ गया, बनारसी, कंचन कृष्णा, ये सब इंडियन गूसबेरी के हैं. पारस, अमर आज़ाद मालवीय तूर दाल का है. सिंधु सीडलेस मैंगो है. और अपर्ना लीफलेस पी है. L406 तुम्हारा लेंटिल है. ठीक है, और मालवीय चमत्कार तूर है. और ये अब जो हम देख रहे हैं चित्रा, चंद्रा, कौशल. ठीक है, ये ग्राउंडनट की वैराइटीज़ हैं. ठीक है, अब सोयाबीन है, ये भी खरीफ होता है, खरीफ. ठीक है, लिनसीड क्या होता है, वो भी खरीफ होता है मेरे ख्याल से. अभी ऊपर नहीं, लिनसीड इज़ राबी. लिनसीड इज़ राबी, वैसे सोयाबीन इज़ खरीफ. सोयाबीन रिक्वायर्स इरिगेशन. 44.4% ऑफ टोटल सोयाबीन क्रॉपिंग एरिया इज़ अलोन इन MP. तो ठीक है, देखो सभी ऑयल सीड्स की बात करें तो सबसे टॉप पे तुम्हारा राजस्थान जाएगा. ये ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ गया, राजस्थान इज़ अहेड ऑफ महाराष्ट्र. लेकिन अगर हम लोग सिर्फ सोयाबीन की बात करें तो फिर MP ऊपर आएगा. MP आएगा या महाराष्ट्र आएगा, विच. तो द राइट आंसर इज़ मध्य प्रदेश है, इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय महाराष्ट्र. ठीक है, तो ऑफ ऑल द ऑयल सीड्स इंडिया प्रोड्यूसेस सोयाबीन ऑयल द मोस्ट. ठीक है, अब मस्टर्ड से हम अगले में देखते हैं. अब ये तो बताएं, मस्टर्ड राबी होता है, लिनसीड भी राबी होता है, लेकिन सोयाबीन खरीफ होता है. ठीक है, अब मस्टर्ड से हम अगले वीडियो में देखते हैं. ठीक है, ओके, सो वी आर बैक. ब्लैक कॉफ़ी. यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि लिनसीड जो होता है दैट इज़ अ खरीफ क्रॉप, एंड सिमिलरली सोयाबीन इज़ ऑल्सो खरीफ क्रॉप, वेर एज मस्टर्ड जो सरसों होता है दैट इज़ अ राबी क्रॉप. अनदर फैक्ट दैट सोयाबीन की अगर हम बात करें तो इट रिक्वायर्स इरीगेशन, quite a lot of irrigation, and 44.4% of the total soybean cropping area in entire India is alone done in Madhya Pradesh. So soybean में Madhya Pradesh is the top producer, followed by Maharashtra. Then of all the oil seeds, India produces soybean oil the most. बट अगर अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में से निकलता है, मेरे ख्याल से सेसमे से सबसे ज़्यादा निकलता है, और सोयाबीन तीसरे नंबर पे है. देखो यहाँ मैक्सिमम ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन सेसमे, दैट इज़ 52%. उसके बाद ग्राउंडनट है और लास्ट में सोयाबीन है. देन पीनट
इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द काशी ऑफ द पुअर। कुछ हद तक वो टेम्परेचर्स जो कॉफ़ी के लिए फेवरेबल होता है 15 से 24 डिग्री सेल्सियस, वही चीज़ पीनट के लिए भी ज़रूरी है, बट मिट्टी का फ़र्क है और टेम्परेचर का फ़र्क है। सो यहाँ पे मिट्टी का फ़र्क है। कॉफ़ी इज़ वेरी मच ईजिली ग्रोन इन लैटराइट सॉइल, बट अभी पीनट ब्लैक में भी किसी भी सॉइल में उग जाएगी, ठीक है। और यहाँ दूसरी चीज़ जो है, रेनफॉल कम चाहिए, 75 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि कॉफ़ी में तो 200 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। फिर ग्राउंड नट में हमने बताया था चित्रा, चंद्रा, कौशल, दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ ग्राउंड नट, एंड गुजरात हैज़ द मोनोपोली व्हेन इट कम्स टू द टॉप रैंकिंग स्टेट इन मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट। मस्टर्ड हो गया। ये है जैसे मस्टर्ड की कुछ वेराइटीज़। अभी मैंने अरहर की दाल जो है उसकी कुछ वैरायटीज़ देखी थी, जैसे अमर आज़ाद, ठीक है, मालवीय, और क्या था, अमर आज़ाद मालवीय। पल्सेस की बात कर रहे थे, सो कहाँ गया, अमर आज़ाद मालवीय, पारस और बहार, ठीक है। और दूसरी चीज़, द आइडियल एनपीके रेशियो पल्सेस में क्या होता है, 0-1-1 लगा लो, या 1-2-2 लगा लो, या 1-2-3 लगा लो, ठीक है। और उड़द और ब्लैक ग्राम इज़ बोथ राबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप, एंड राबी पल्स प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज बाय 150% इन द लास्ट डेकेड्स। मतलब ये भी थोड़ा स्क्यू हो गया है। कोबाल्ट की देखे थे, इट इज़ नॉट ओनली एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर प्लांट्स, बट हमारे ह्यूमंस में B12 सिंथेसिस कराने में, DNA सिंथेसिस कराने में, अनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में B12 का इस्तेमाल होता है, जो कि कोबाल्ट एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट में मिल जाता है, ठीक है। उसके ऊपर तो कॉफ़ी वगैरह पड़े थे। नाउ मूविंग ऑन, अब यहाँ से मस्टर्ड, तो जैसे पारस, बहार, अमर आज़ाद, मालवीय वर द वेराइटीज़ ऑफ अरहर, पी तूर दाल, ठीक है। तो उसी तरह से मस्टर्ड की कुछ वैराइटीज़। पहले तो मस्टर्ड में कौन सबसे आगे है, तो राजस्थान इज़ एट द टॉप। ओवरऑल पल्सेस में देखा जाए तो मेरे ख्याल से राजस्थान इज़ एट द टॉप, एंड अगर स्पाइसेस की बात करें तो मध्य प्रदेश इज़ एट द टॉप। देखो ऊपर कहीं होगा। ओवरऑल पल्सेस प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो कौन सा राज्य सबसे आगे है, अब यहाँ कहीं था तो बोही एंड असमीज आर टू वैराइटीज़ ऑफ टी। So Madhya Pradesh is the largest producer of pulses. And what did I say? I think I said wrong. So Madhya Pradesh है, it is the largest producer of pulses in India, ठीक है। और ये क्या है, ऑयल सीड प्रोडक्शन में राजस्थान इज़ एट द टॉप। तो ये आपको दो चीज़ें यहाँ पे लिख लेना। वी वर स्टडिंग pulses. So which state was top in pulses? I think MP tops in pulses. पुलासेस नहीं, एंड राजस्थान टॉप्स इन व्हाट वाज दैट, ऑयल सीड्स, ठीक है। और ऑयल सीड्स का अभी प्रोडक्शन हाल के कुछ सालों में किससे अधिक हो गया है, मेरे ख्याल से शुगर केन कल्टिवेशन से इन ऑब्सोल्यूट क्वांटिटी अधिक हो गया है। सो शुगर केन एट 37 मिलियन टन है, जबकि ऑयल सीड आगे निकल के 41.3 मिलियन टन हो गया है। सैफ्लावर का नाम कार्थमस टिंक्टोरियस याद रखना, ठीक है। और ये भी देख लेना, सैफ्लावर इज़ राबी और खारिफ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये हम कुछ वैराइटीज़ ऑफ मस्टर्ड देख रहे थे। मस्टर्ड बीइंग अ राबी क्रॉप इन विंटर सीजन ये उगाया जाता है। देन वरुण, पीताम्बरी, और अब डोंट कंफ्यूज दिस विद पूसा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लॉट ऑफ राइस वैराइटीज़ नेम्ड पूसा। सो वरुण, पीताम्बरी याद करो और जैकिसन याद कर लो, ठीक है। देन करंटली 21-22 साल में तमिलनाडु हैज़ लो acreage but very high productivity per hectare yield of groundnut. So groundnut is obtained from the root of the plant. Also the castor seed oil is not used in cooking. So you note this point, as well as groundnut is obtained from the root of the plant. Okay. Then groundnut की varieties हैं चित्रा, चंद्रा, कौशल। चित्रा, चंद्रा, कौशल तो groundnut की varieties हैं, ठीक है। ऊपर हमने इंडियन गूसबेरी की तो श्यामली सुंदरी, मेरे ख्याल से नहीं, देसी श्यामली सुंदरी वो कुछ और था। इंडियन गूसबेरी की वैरायटीज़ बताना ज़रा फिर से, कहीं तो हमने देखा था सो मेनी वैरायटीज़ टू रिमेंबर। इंडियन गूसबेरी कहाँ पढ़े थे, इंडियन गूसबेरी, काशी मधु तो बॉटल गॉड है, ठीक है। गोविंद शुष्क सम्राट इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस, एंड काशी गंगा इज़ अ बॉटल गोड, वेरस काशी मधु इज़ अ मास्क मेलन। ये तो हर्बिसाइड है 2,4D, ठीक है। कहाँ देखे थे यार, क्या देखना था बेसिकली, ये इंडियन गूसबेरी की वैरायटीज़ देखनी थी हमें। तो चित्रा, चंद्रा, कौशल तो तुम्हारा मेरे ख्याल से चित्रा, चंद्रा, कौशल वो तो ग्राउंडनट में लिखा है अभी, ठीक है। और
यहाँ देखा जाए तो मिल नहीं रहा है. वी आर लुकिंग फॉर इंडियन गूसबेरी एंड गुआवा. ओके, आई गॉट इट. सो बनारसी इज़ अ वेराइटी ऑफ गुआवा as well as Indian gooseberry, whereas Lalit is exclusively a variety of guava, whereas Kanchan, Krishna are varieties of gooseberry. ठीक है. तो और चित्रा चंद्र कौशल तो तुम्हारा क्या हो गया, चित्रा ग्राउंडनट की वैराइटीज़ हैं. तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी रहेगा. वेयर वर वी, बनारसी कंचन कृष्णा याद रखो ना, बनारसी कंचन कृष्णा एज वैराइटीज़ ऑफ इंडियन गूसबेरी. सो यहाँ पे लिख लेते हैं बनारसी कंचन. दीज आर इंडियन गूसबेरी वेराइटीज़. वेराज जो इसकी बात कर रहे थे हम लोग, चित्रा चंद्रा कौशल, तो ऐसे इधर पहले लिखो वैरायटी. ठीक है. सो दिस इज़ चित्रा चंद्रा कौशल. ये क्या है, चित्रा चंद्रा कौशल ग्राउंडनट. ठीक है. तो ये ग्राउंडनट की वैराइटीज़ हो गई. ऑलराइट. नाउ वरुण पीताम्बरी और जय किशन, ये तुम्हारी किसकी प्रॉपर्टीज, आई मीन वैराइटीज़ हो गई. ये क्या है, ये मस्टर्ड है ना, सरसों. तो इसका भी लिख लेना ठीक ही रहेगा, वरुण पीताम्बरी और जय किशन. वरुण पीताम्बरी, जय किशन. सो दीज आर वेराइटीज़ ऑफ मस्टर्ड. ओके, नाउ मूविंग ऑन. सो ये वेराइटीज़ ऑफ मस्टर्ड देख लिया था. और ये चित्रा चंद्रा कौशल और variety of groundnut. Castor seed oil is not at all used for cooking. Then groundnut is obtained from the root portion. And Tamil Nadu has low acreage but high productivity per hectare yield when it comes to oils. ठीक है. Groundnut is appropriate for dryland farming. ठीक है, we already know that. Then cotton, Sujata Shyamli. अच्छा, ये आ रहा था, Suvin Sujata Shyamli. These are varieties of cotton and they belong to the Malvaceae family of subtropical in nature. There are two types of cotton, एक old world cotton and the new world cotton. It's an indigenous crop of India mentioned in the Rigved. तो ऋग्वेद में मेंशन है, मनुस्मृति में भी इसका मेंशन है, ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है. ठीक है. इंडिया फर्स्ट डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन भी पहले इंडिया ने ही बनाया था. एंड देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉटन, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन एंड द न्यू वर्ल्ड कॉटन. रिमेंबर दैट इट्स अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप इन नेचर. ठीक है. एंड इसकी कुछ अब कॉटन की बात करें तो ये मेरे ख्याल से टेम्परेचर तो ठीक है, टी वाला टेम्परेचर इसको चाहिए लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक. और रेनफॉल तो वही 75 सेंटीमीटर, जबकि टी को तो 200 से 250 सेंटीमीटर चाहिए होती. मेन रिक्वायरमेंट जो कॉटन की है वो है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इन ईयर एंड ब्लैक सॉयल, क्लियर ब्राइट स्काई, सनशाइन भी चाहिए इसको, क्लियर ब्राइट स्काई एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, black soil, 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, 25 to 35 डिग्रीज टेम्परेचर. देन कंडीशंस ऑफ टी की बात करें, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं. जूट की बात करें तो ये भी मतलब टी के ही अंतर्गत आ जाएगा. कुछ ओवरलैपिंग, मतलब 25, 26, 27, 28, 30 डिग्री तक जूट आ जाएगा. और हालांकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए होगी. तो ये गैस वर्क कर सकते हैं हम लोग. देन लीडिंग स्टेट्स किसके कॉटन की बात करें तो गुजरात है. ठीक है. गुजरात इज़ then Maharashtra and then Telangana, northwest and west India basically. And cotton cultivation 2022-23 में 11.9 मिलियन हेक्टेयर्स हुआ था. कॉफ़ी तो 37 मिलियन हेक्टेयर्स हुआ था. ठीक है. 37 मिलियन हेक्टेयर्स अकेले कॉफ़ी हुआ था. लेट मी आस्क दैट. सो प्रोड्यूस्ड बाय मिलियन टन्स, आई थिंक 38 मिलियन टन्स होना चाहिए ये. अरे लाख टन्स में क्या बता, चलो ठीक है. तो 37.4 million tons. ठीक है. Marketing year, India's coffee production for the year 23-24, it is metric tons, not metric tons. 0.3742 million tons कैसे हो सकता है? This figure translates to about 0.37 million tons. अच्छा, ये कहीं लिखा नहीं है क्या तुम्हें? मैंने लिखा तो था ऊपर, जब हम कॉफ़ी के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ ऊपर लिखा था कि कॉफ़ी एक्ट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और कितना बनाया गया था ये भी तो पढ़ा था हमने. कॉफ़ी सो कर्नाटका और केरला देन तमिलनाडु. ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने. 3.4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन हैपन्स इन इंडिया. ऑब्सोल्यूट क्वांटिटी में वेयर आर यू गेटिंग दैट फिगर फ्रॉम? आई डोंट थिंक यू आर मिक्सिंग इट अप विथ समथिंग एल्स. ठीक है. कहीं तो ये देखो 328.8 मिलियन मेट्रिक टन्स तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, जिसमें कि यूपी 18.8% प्रोड्यूस करता है. तो कहीं तो हमने देखा था कि
कहीं देखा था प्रोडक्शन वाइज डेटा, बट अभी नहीं दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं. सो अब देखो 4.5 मिलियन टन है, बट आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनीवेज. सो गुजरात एंड महाराष्ट्र आर टू लीडिंग स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू कॉटन. ठीक है. कॉटन कल्टिवेशन इज़ डन ऑन 11.9 मिलियन हेक्टेयर लैंड. मध्य प्रदेश, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मध्य प्रदेश, two districts, Khandwa and Khargone, are called as regions of white gold because of their high productivity of cotton. ठीक है. उसी तरह से उत्तर प्रदेश में कॉटन जहाँ जहाँ उगता है, स्पेशली नोन फॉर कॉटन कल्टिवेशन, वो देख लेना. ओके. सो खांडवा एंड खारगोन, दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन फॉर कॉटन कल्टिवेशन. कॉटन फाइबर्स आर डिराइव फ्रॉम द सीड्स, एंड जस्ट लाइक अभी हमने क्या देखा था कि पोर्शन ऑफ द रूट से क्या निकालते हैं हम लोग. कुछ तो पढ़े थे हम लोग. ग्राउंड नट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट. ठीक है. फिर कैस्टर सीड के बारे में देखा था. चित्रा, चंद्रा, कौशल, सुबिन, सुजाता, श्यामली, दीज आर वैराइटीज़ ऑफ कॉटन. सिमिलरली कॉटन फाइबर्स आर डिराइव फ्रॉम सीड्स, और जैसे ग्राउंड नट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रूट. देन कॉटन इज़ फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम शुगर केन इन द रीजन ऑफ ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन. दिस रीजन हैज़ बिकम मोर सूटेबल फॉर शुगर केन कल्टिवेशन. ठीक है. जो अर्स्ट वाइल रीजन्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन थे, वो अभी शुगर केन के द्वारा हाईजैक किया जा रहा है. मतलब बिकॉज उसमें ज़्यादा रेम्यूनरेशन है, और शुगर केन में जो भी फर्टिलाइज़र और आज की डेट में चाहिए वो आसानी से मिल जाता है. इरिगेशन फैसिलिटीज़ विस्तार हो रही हैं उसकी. ठीक है. ब्लैक सॉइल तो दोनों जगह है, तो इस वजह से शुगर केन इज़ टेकिंग ओवर द प्लेसेस वेयर कॉटन वाज erstwhile ग्रोन. देन इंडियाज़ कॉटन प्रोडक्टिविटी इज़ 510 किलोग्राम पर हेक्टेयर. अब नाउ वी आर स्टडिंग अ लिटिल डिटेल इन कॉटन, बिकॉज इंडिया का अपना नेटिव है, ये इंडिजिनस क्रॉप है. इंडिया ने पहला हाइब्रिड कॉटन भी बनाया था. ठीक है. तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, लाइक 510 किलोग्राम पर हेक्टेयर. 500 या 500 भी याद रखोगे तो चलेगा. 500 kg पर हेक्टेयर तुम्हारा इंडिया का कॉटन प्रोडक्टिविटी है, और 11.9 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे तुम कॉटन कल्टिवेशन करते हो. इट इज़ कॉल्ड एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र. इट इज़ ग्रोन इन मालवा प्लेट्यू, नर्मदा वैली. ठीक है. तो ये रीजन्स हमने बता ही दिए थे, खांडवा और वगैरह MP के डिस्ट्रिक्ट्स. एंड महाराष्ट्र हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. मुंबई एंड नॉट अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सेंटर फॉर कॉटन टेक्सटाइल. ठीक है. तो ये भी एक पिटफॉल है, कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है अहमदाबाद इज़ द टॉप मोस्ट रीजन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, बट मुंबई इट इज़. ठीक है. मुंबई इज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल, लार्जेस्ट सेंटर फॉर कॉटन टेक्सटाइल इज़ इन मुंबई. एंड स्टेट वाइज देखा जाए तो फिर महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. इज़ इट? ऊपर तो हमने कोयम्बटूर कहीं देखा था. सो महाराष्ट्र हैज़ द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. एक बार हम इसको कंफर्म करें, महाराष्ट्र और द प्लेस वेयर आई रेड दैट कोयम्बटूर, not that. So largest number of cotton mills are in Coimbatore. Okay. Oh, all right. तो कोयम्बटूर में सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स हैं. ठीक है. सो कोयम्बटूर में सबसे ज़्यादा क्या है? कॉटन मिल्स हैं. राइट. नंबर ऑफ कॉटन मिल्स. बट अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल कहाँ बन रहा है, तो इज़ इट साउथ इंडिया और महाराष्ट्र? इज़ इट कोयम्बटूर और इज़ इट मुंबई और महाराष्ट्र इन जनरल? तो इट इज़ महाराष्ट्र. ठीक है. तो ये ध्यान रखना डिफरेंस. देन शुगर केन, ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल है. टेम्परेचर वही 21 से 27 डिग्री, 75 से 100 सेंटीमीटर. मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप्स इसी में उगता है, अनलेस इट इज़ जूट, अनलेस इट इज़ टी, अनलेस इट इज़ कॉफ़ी. ठीक है. अनलेस इट इज़ एक और देखा था ऊपर, कॉटन का भी लगभग वही है, 75 से 100 सेंटीमीटर. कहाँ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. देखो ये रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गया, वही 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया. और यहाँ पे तुम शुगर केन की बात कर रहे हो तो वो भी 27 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. तो ओवरलैप तो थोड़ा सा हो ही रहा है. नाउ 3 लीडिंग स्टेट्स की बात करें शुगर केन में, तो उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र आता है. 2 काफ़ी है. शुगर केन हैज़ लो वाटर एफिशिएंसी, मतलब पानी बहुत सोखता है. देन अब ये ICRISAT एंड WWF दोनों मिलके एक इनिशिएटिव निकाले थे, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव 2009 में. क्योंकि ये पानी का थोड़ा वेस्ट करता है, ग्राउंड वाटर और काफ़ी इरिगेशन वगैरह लगता है इसमें, तो इसीलिए इसमें ज़रूरी हो जाता है. ICRISAT और WWF मिल के सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव 2009 में ले आए थे. देन शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर ये मेरे ख्याल से कोयम्बटूर में है, और जबकि रिसर्च इंस्टीट्यूट तुम्हारा लखनऊ में है, बिकॉज UP इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. तो
देखो रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, जबकि ब्रीडिंग सेंटर कोयम्बटूर में है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ शुगर, एंड ब्राज़ील सेकंड नंबर पे आता है। द फर्स्ट शुगर मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन प्रतापपुर इन देवरिया 1901। ठीक है, जिस तरह से शिव समुद्रम 1902 में बनाया गया था, आई थिंक दैट वाज द सेकंड ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, 1902, कर्नाटका ऑन द रिवर कावेरी, शिव समुद्रम। उसी तरह से पहला शुगर मिल प्रतापपुर देवरिया 1901 में बनाया गया था। द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन इज़ फाउंड इन साउथ इंडिया। The amount of sucrose content is much larger in this region. Ironically, Maharashtra has more sugar mills, but UP produces more. Now, again, this is ये कॉटन वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है, देखो कोयम्बटूर हैज़ large number of cotton mills, but cotton textiles in general प्रोड्यूस कौन ज़्यादा कर रहा है? इट इज़ मुंबई, इट इज़ महाराष्ट्र। ठीक है, सिमिलरली अगर शुगर केन की बात करें तो अब देखो ज़्यादा मतलब मिल्स कहाँ हैं? शुगर मिल्स महाराष्ट्र में है। शुगर की बात करें तो महाराष्ट्र में ज़्यादा शुगर मिल्स हैं, बट प्रोड्यूस ज़्यादा कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हालांकि अमाउंट ऑफ सुक्रोज कंटेंट भी महाराष्ट्र साइड ज़्यादा है मिट्टी में। ऐसा इसलिए क्या इसका रीज़न है वो देख लेना। देन इन इंडिया द शुगर इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एग्री बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट एग्री बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल है। शुगर केन हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया ऑफ इट्स नेट सोन एरिया। अगर क्रॉप वाइज देखा जाए तो अगर रीजन वाइज देखा जाए तो नेट सोन एरिया का सबसे ज़्यादा प्रतिशत इरिगेशन एरिया कहाँ पे, कौन से राज्य में है? तो दैट इज़ पंजाब। ऑलमोस्ट 100% ऑफ द नेट सोन एरिया इज़ अंडर कंप्लीट इरिगेशन। देन क्रॉप वाइज देखा जाए तो ऐसा कौन सा क्रॉप है जो कि सबसे ज़्यादा इरिगेशन मांगता है नेट सोन एरिया का? तो दैट इज़ शुगर केन। देन मोलासेस इज़ द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर ऑल अल्कोहल प्रोडक्शन। शुगर प्रोडक्शन में शुगर केन से जब शुगर बनाते हैं तो मोलासेस निकलता है जो अल्कोहल बनाने में काम आता है। फिर जस्ट लाइक मोलासेस वी हैव बैगासेस इज़ अनदर बाई प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू जनरेट स्टीम इन द शुगर मिल्स। ठीक है, तो ये स्टीम बनाने में। शुगर कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम बीट रूट। इफ़ फ्रॉस्ट अकर्स ड्यूरिंग केन राइपनिंग देन सुक्रोज कंटेंट डिक्रीसेस। तो फ्रॉस्ट होने से ये हो जाता है, सुक्रोज कंटेंट घट जाता है। अब ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि WWF और एग्रीसाइड मिलकर शुगर केन सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव 2009 में ले आए थे, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इरीगेशन, वेस्टेज ऑफ वाटर। तो इसमें यही बोल बच्चन है, फ्यूअर सीड्स का इस्तेमाल करना, रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरी एंड देन प्लांटिंग लेटर विद वाइडर स्पेसिंग फॉर बेटर न्यूट्रिएंट एंड वाटर मैनेजमेंट टू इंक्रीज केन यील्ड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, फिर केरला, जम्मू कश्मीर एंड तमिलनाडु top in the daily wage rate for workers, but industrialized states Gujarat and Maharashtra, where wages are lower, are front runners in attracting investments. In this context, the locational shift of sugar industry from north to south has following reasons. क्योंकि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, बट नंबर ऑफ़ मिल्स ज़्यादा कहाँ लगी हैं? महाराष्ट्र में लगी हैं। तो मिल्स लगी है तो मिल्स में लेबर लगेगा, तो वहाँ पे क्यों लेबर? क्यों? एक तो वहाँ सुक्रोज कंटेंट भी ज़्यादा मिट्टी में, तो पर एकड़ हायर यील्ड ऑफ शुगर केन निकलता है, हायर सुक्रोज कंटेंट है, लॉन्गर क्रशिंग सीजन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस कि महाराष्ट्र में ज़्यादा मिल हैं। ठीक है, और यूपी में नहीं है। फिर सिमिलरली शुगर प्रोडक्शन इज़ मोर इन यूपी बट प्रोडक्टिविटी इज़ लेसर दैन महाराष्ट्र ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज़ एंड नॉट ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द मिल्स इन महाराष्ट्र आर कोऑपरेटिव्स। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो वहाँ मिल लगाने का और लगाने के ये रीजंस भी हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। केवल ये कह देना कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बेसिस पे ज़्यादा मिल्स चलती हैं, इसलिए शुगर प्रोडक्शन इज़ मोर इन यूपी बट प्रोडक्टिविटी इज़ लेसर दैन महाराष्ट्र। हाँ, इसलिए यूपी का प्रोडक्टिविटी का मैं ये कहना गलत है, और भी कई कारण हैं। ठीक है, तो ये केरला, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु टॉप इन डेली वेज रेट फॉर वर्कर्स। ठीक है, केरला में बहुत अच्छा वेज दिहाड़ी मिलता है, फिर जम्मू कश्मीर में, उसके बाद तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन अब देखो दिहाड़ी ज़्यादा इन 3 राज्यों में मिलता है, लेकिन क्या इन 3 राज्यों में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो तो वहाँ हो रहा है जहाँ पर दिहाड़ी बहुत सबसे कम मिलता है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो शुगर इंडस्ट्री में भी, क्योंकि वहाँ पे मतलब दिहाड़ी कम देनी पड़ती है, लेबर ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, तो मिल्स ज़्यादा महाराष्ट्र में लगी हैं। कुछ अन्य कारण भी है, वहाँ सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है, लॉन्गर क्रशिंग सीज़न होता है, और प्रोडक्टिविटी यूपी से ज़्यादा है। यूपी की, हालांकि यूपी इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन बट द प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट एट द टॉप। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज़ लेस बिकॉज ऑफ अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स,
और ये कहना कि महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज़ तो रीज़न है, और ये कहना एंटायरली गलत होगा कि मोस्ट ऑफ द मिल्स इन महाराष्ट्र आर कोऑपरेटिव सिर्फ इसलिए वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। दिस इज़ नॉट दी सोल रीज़न, ठीक है। इसके बाद कुछ शुगर केन की मैंने रेटूनिंग, ट्रैशिंग, ये सब रेड रॉट, ये सब तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। रेटून स्टंटिंग, जहाँ रेटून देखो शुगर केन लगा दो, ठीक है। और क्या है, ये पोखा बोइंग डिजीज़ ऑफ शुगर केन, फिर रेटून है, रेड रॉट है, और ये ग्रासी शूट है। ग्रासी शूट या रेड स्ट्राइप डिजीज़, ये भी शुगर केन का होता है। देन अटसाली शुगर केन वेराइटी इज़ सोड इन लो रेनफॉल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र. इट इज़ प्लांटेड इन जुलाई अगस्त and usually takes 16 to 18 months to get ripe. Similarly, CO 1148 is a popular variety of sugarcane. ठीक है। सो अब देखो, ये 37 मिलियन टन्स इंडिया का ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है शुगर प्रोडक्शन में. दैट्स मोर देन 15% ऑफ द वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन. इंडिया इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर. शक्कर नगर इज़ एन इम्पॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग सिटी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो शक्कर नगर, जैसे खांडवा और क्या था, खांडवा और एक और डिस्ट्रिक्ट का नाम था जहाँ पे ग्राउंडनट या कॉटन था, कॉटन के लिए था, ठीक है। देखो ना ज़रा कहाँ गया, वाइट गोल्ड है मालवा प्लेटू ना, तो खांडवा और खारगोन आर कॉल्ड एज रीजन्स ऑफ वाइट गोल्ड इन मध्य प्रदेश. तो 11.9 मिलियन हेक्टेयर्स तुम्हारा कॉटन कल्टिवेशन इन एमपी है, जबकि 37 मिलियन टन्स तुम्हारा शुगर केन है, ठीक है। तो ये हो गया. और 16 से 18, जैसे बोरो डलुआ एक चावल की विशिष्ट प्रजाति है, वैसे अडसाली शुगर केन है, ठीक है, कम पानी में उग जाती है, और इसको जुलाई अगस्त में बेसिकली खरीफ तो रहेगा ही ना ठीक है। ये फिर इंडिया, अब देखो मोर देन 15% ऑफ द वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन अकेले कर देता है, और 37 मिलियन टन आप याद रखो शक्कर नगर आंध्र प्रदेश में है. देन इंडिया हैज़ 13 मेजर. अब पोर्ट्स वगैरह ये अब अगले वीडियो से देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था कि शक्कर नगर नामक जगह है, एक इम्पॉर्टेंट शुगर इंडस्ट्री या टाउनशिप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है कि इंडिया में कितने मेजर माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो पोर्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद कितने एलएनजी टर्मिनल्स हैं, कितने नेशनल वाटरवेज हैं, एंड एट द लास्ट एक और चीज़ है, कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह हैं वो देख लेंगे, और 17 रेल जोन्स हैं. तो रेल जोन्स हो गए और कुछ एयरपोर्ट्स हो जाएंगे जैसे, ठीक है, कुछ शिपिंग कंपनीज़ वगैरह देख लेंगे. तो बेसिकली 17 रेलवे जोन्स, देन 5 नेशनल वाटरवेज, 5 LNG टर्मिनल्स एंड 13 पोर्ट्स एंड 200 स्मॉलर पोर्ट्स. अब देखो इंडिया का टोटल अगर देखा जाए तो कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर्स की होती है, इंक्लूडिंग मेनलैंड एज वेल एज आइलैंड्स दोनों मिला के. तो दोनों मिला के 7,516 किलोमीटर है, और इसमें हमारे 13 मेजर पोर्ट हैं. आप देखो पैराडिप ये बनाया गया था 1962 में महानदी नदी पे, ठीक है. हर एक सेल में तुम्हें बेसिकली एक पोर्ट मिलेगा, और अगर कहीं कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मिल जाएगा. तो 4, 4, 8 और 12, और पोर्ट ब्लेयर 13th है, ठीक है. तो अब ये देखो कोलकाता में तुम्हारा एक पोर्ट पड़ता है, फिर पैराडिप पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, 1962 में बनाया गया था महानदी के ऊपर. देन विशाखापट्टनम, ये हमारा डीपेस्ट और नेचुरल डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम में है, आंध्रा में. देन चेन्नई, ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट. तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू, उसी का नाम नावा शेवा है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, नावा शेवा ही होना चाहिए. तो द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑल्सो नोन एज नावा शेवा, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है. और 1989 में इनाग्रेशन हुआ था उसका. तो अभी ये क्लियर हो गया ना. नावा शेवा, ये 2 बार क्यों लिखे हो यार, मुंबई वही तो है ना. नावा शेवा इज सेम एज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है. तो यहाँ पे लिखना चाहिए लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, ठीक है, नावा शेवा. इज़ मुंबई पोर्ट डिफरेंट दैन नावा शेवा पोर्ट? सो इज़ मुंबई पोर्ट डिफरेंट दैन नावा शेवा पोर्ट? सो इसमें क्या है कि नो, Mumbai port and Nhava Sheva port, also known as Jawaharlal Nehru port, JNPT, are not the same. They are 2 distinct ports located in Mumbai metropolitan region. So Mumbai port अलग है, India's largest natural port and sea port है. देखो ये largest artificial port है Nhava Sheva, जबकि largest natural port है. Be precise and accurate. यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं है,
दिस इज़ लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, ठीक है, अभी क्लियर है। सो हम क्या बता रहे थे, 7516.6 किलोमीटर्स की हमारी कोस्ट लाइन है, इंक्लूडिंग मेनलैंड एज वेल एज आइलैंड्स। फिर उसमें 13 मेजर पोर्ट्स आते हैं और 200 स्मॉलर पोर्ट्स आते हैं। तो जैसे कोलकाता हो गया, विशाखापट्टनम हमारा नेचुरल पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट है। देन फिर पैराडिप पोर्ट हमारा लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट बन चुका है आज की डेट में। 1962 महानदी पे बनाया गया था। पैराडिप पोर्ट उड़ीसा कोस्ट पे पड़ता है, तो ऑब्वियसली महानदी नदी पे बनाया गया होगा। देन चेन्नई पोर्ट की बात करें तो चेन्नई पोर्ट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, वेर एज नावा शेवा इज़ द फर्स्ट, या जिसको JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं। सो दैट इज़ आई थिंक द फर्स्ट या लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कह सकते हैं। और मुंबई पोर्ट तो ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, जबकि नावा शेवा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ट्यूटिकोरिन है, ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है, नाम सुन के ही लग रहा है आर्टिफिशियल पोर्ट। देन कोचिन 1920 में बनाया गया था पोर्ट बाय बेरस्टो, और ये केरला में है, और यहाँ LNG टर्मिनल्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो कोचिन पोर्ट है 1920 से 41 में बनाया गया था बाय बेरस्टो कह सकते हो, केरला में इस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था कोचिन पोर्ट। देन 1920 में था न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये 1974 में बनाया गया था। देन मुमरा गांव, ये जुआरी नदी गोवा में है, मुमरा गांव। फिर एन्नौर है, ये मेरे ख्याल से तमिलनाडु में पोर्ट है, और कांडला गल्फ ऑफ कच्छ में है। मेजर एक्सपोर्ट्स नेचुरल टाइडल पोर्ट। तो टाइडल पोर्ट की अगर नेचुरल एज वेल एज टाइडल तो फिर गल्फ ऑफ कच्छ वाला जाएगा, ठीक है। और 13वां पोर्ट हमारा पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, ये 13th मेजर पोर्ट है। तो इस तरह से हमने 13 पोर्ट्स देख लिए। देन कोलकाता पोर्ट इज़ दी ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ द कंट्री, ये भी एक फैक्ट याद रखो। देन काकीनाडा इज़ एन एंकरेज एंड डीप वाटर पोर्ट इन आंध्रा, एंकरेज एज वेल एज डीप वाटर पोर्ट इन आंध्र प्रदेश। अलेप्पी एंड अलापुजा पोर्ट ऑफ केरला भी फेमस हैं काफ़ी। अलेप्पी और अलापुजा नाम से ही सुन के लग रहा है केरला में होगा, ठीक है। फिर तो हमने 17 मेजर पोर्ट्स की बात कर दी, और ये कुछ स्मॉलर पोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। रिवरिन पोर्ट्स सच एज कोलकाता, काकीनाडा पोर्ट, एंकरेज एंड डीप सी पोर्ट नेचुरल है, ठीक है। फिर एलेप्पी एंड अलापुजा ऑफ केरला। देन 5 LNG टर्मिनल्स ऑफ द कंट्री, मैंने बताया पहला दहेज में बना था, फिर हजीरा गुजरात, फिर कोचीन केरला, अब देखो एन्नौर। तो कोची और एन्नौर को याद कर लो बिकॉज दे आर कॉमन इन पोर्ट्स। कोची में भी तुम्हारा पोर्ट है, यहाँ लिखा हुआ है, जो बिरस्टो ने बनाया था 1920 में केरला में, ठीक है। और तो वहाँ पे LNG टर्मिनल भी मिल रहा है। और दूसरा एन्नौर, तो यहाँ भी आप लिख लो LNG टर्मिनल। तो ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पोर्ट्स पढ़ते पढ़ते हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से पोर्ट में तुम्हारा LNG टर्मिनल भी बना हुआ है। तो एक कोची पोर्ट 1920 में जो बिरस्टो ने बनाया था वहाँ पे है LNG टर्मिनल, और एक एन्नौर तमिलनाडु वाले में LNG टर्मिनल है। बच गए 2, नहीं बच गए 3, क्योंकि हमारे 5 LNG टर्मिनल्स है, ठीक है। तो दहेज और हजीरा गुजरात का याद ही है हम लोग को, बाकी कोची और एन्नौर ये हो गया, ठीक है। और फिर दभोल, एक दभोल अलग से याद करना है आपको, महाराष्ट्र। तो ये सारे LNG टर्मिनल्स हो गए। देन कोचिन शिपयार्ड, अभी 40% शेयर गिर गया है इसका। कोचिन शिपयार्ड इज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड ऑफ इंडिया। अ शिपयार्ड इज़ वेयर शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड रिपेयर्ड, यहाँ पे ये वाला काम होता है, ठीक है। वाइल दहेज इज़ अ नॉन मेजर पोर्ट ऑफ गल्फ ऑफ खम्बत, तो ये स्मॉलर पोर्ट है, ठीक है। वैसे हम बता रहे हैं तो ये नेचुरल और टाइडल पोर्ट कहाँ था तुम्हारा, एक कांडला, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में था वो, ये गल्फ ऑफ खम्बट है। तो मार्क द डिफरेंस, तुम्हारा कांडला जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में है, जबकि दहेज पोर्ट विच इज़ अ स्मॉलर पोर्ट ये गल्फ ऑफ खम्बट में है। दैन इंडियाज़ लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग यार्ड ये अलंग गुजरात में है, ठीक है। कराईकल इज़ अ पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ पुडुचेरी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन अलॉन्ग विथ कांडला द डायमंड हार्बर पोर्ट ऑफ कोलकाता इज़ ऑल्सो नेचुरल टाइडल पोर्ट। मैंने बताया था ना कि 2 नेचुरल एज वेल एज टाइडल पोर्ट्स हैं, जिसमें से एक ऊबर हम लोग पढ़ चुके हैं जो गल्फ ऑफ कच्छ में था, दैट इज़ कांडला। तो दूसरा जो नेचुरल एज वेल एज टाइडल पोर्ट है वो तुम्हारा डायमंड हार्बर पोर्ट कोलकाता का है, ठीक है। ये भी नेचुरल एज वेल एज टाइडल पोर्ट है, नेचुरल टाइडल पोर्ट। तो अगर जैसे आ जाए कि इंडिया की इकॉनमी में पोर्ट्स का क्या योगदान है, LNG टर्मिनल्स का क्या योगदान है, शिपिंग का क्या योगदान है, तो ये कुछ लिख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड द लार्जेस्ट शिपयार्ड ऑफ, तो मैन्युफैक्चरिंग रिपेयरिंग के लिए हो गया। फिर 2 नेचुरल एंड टाइडल पोर्ट्स बता दो, तो गल्फ ऑफ कच्छ का तुमने कांडला पोर्ट बता दिया, ठीक है। फिर गल्फ ऑफ खम्बट का तुमने दहेज नॉन मेजर पोर्ट बता दिया, ठीक है, वो भी। और फिर डायमंड हार्बर पोर्ट कोलकाता का, वो भी नेचुरल एज वेल एज टाइडल पोर्ट है। फिर तुमने लार्जेस्ट शिपिंग रिसाइकलिंग सेंटर बता दिया अलंग गुजरात का, कराईकल बता दिया पुडुचेरी में ईस्टर्न कोस्ट पे।
देन वी कम टू 5 नेचुरल वाटरवेज। तो 1986 में बनाया गया था, फिर 88 में, फिर 93 में, फिर 2008 में। तो पहला और आखिरी तो याद रखना चाहिए, ठीक है। अभी की डेट में लॉन्गेस्ट ये 1620 किलोमीटर का है, इलाहाबाद हल्दिया। और जो अभी लेटेस्ट बना है ये 1078 किलोमीटर, ये तुम्हारा वज़ीराबाद से स्टार्ट होता है और तुम्हारा पुडुचेरी तक चला जाता है, नेशनल वाटरवे 4। एक्चुअली 5 ये भी है, ये तालचेर से पैराडिप जाता है, ठीक है। तो वज़ीराबाद से लेके तुम्हारा पुडुचेरी तक जाता है, तमिलनाडु के तट तक, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट तक। तो सो दैट इज़ बेसिकली नेशनल वाटरवे 4। नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम से कोट्टापुरम जाता है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 तुम्हारा सडिया से डुबरी जाता है, असम में। तो जब आंसर लिखेंगे तो ये सब डिटेल में बताना पड़ेगा। ईयर याद कर लो या फिर लेंथ याद कर लो या सिंपली लॉन्गेस्ट या टॉप 2 लॉन्गेस्ट याद कर लो, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम से कोट्टायम, ठीक है। तो ये कहाँ, केरला चला गया। नेशनल वाटरवे 1 लॉन्गेस्ट 1628 किलोमीटर, ये इलाहाबाद से हल्दिया पोर्ट है, ठीक है, 1620 है। तो 1 हो गया, 3 हो गया। फिर तालचेर से पैराडिप, ये तुम्हारा नेशनल वाटरवे 5 हो गया। फिर नेशनल वाटरवे 4 2008 में बना था, 1078 किलोमीटर लंबा है। वज़ीराबाद से चले विजयवाड़ा पहुंच गए, फिर भद्राचलम गए। भद्राचलम आंध्रा या तेलंगाना में ही पड़ता है। देन राजमुंड्री, फिर ककगाड़ा और लास्ट में पुडुचेरी, ठीक है। तो वज़ीराबाद, विजयवाड़ा, राजमुंद्री, फिर ककगाड़ा और फिर पुडुचेरी। तो ये हो गया नेशनल वाटरवे 4। नेशनल वाटरवे 2 सडिया से लेकर डुबरी तक, ठीक है, असम में। ये सारे हो गए। नाउ पैराडिप पोर्ट वाज मेड फॉर द डीकंजेशन ऑफ 2 पोर्ट्स, कोलकाता पोर्ट एज वेल एज विशाखापट्टनम पोर्ट। अब ये हमारा नेचुरल डीपेस्ट पोर्ट है और ये डायमंड हार्बर पोर्ट जो कोलकाता का है, सो वो नेचुरल है और टाइडल है। तो इनको ट्रैफिक कम करने के लिए तुम्हारा ये बनाया गया था पैराडिप पोर्ट, महानदी वाला। 19 कब बना था, 62 में बना था, ठीक है। तो फिर माहे, अभी जैसे कराईकल पढ़े थे हम लोग, पुडुचेरी कोस्ट पे था, कोरोमंडल कोस्ट पे। माहे इज़ ऑन मलाबार कोस्ट वाइल यनम, पौंडीचेरी एंड कराईकल ये इसी क्रम में नॉर्थ से साउथ में आते हैं। दीज आर ऑन कोरोमंडल कोस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो माहे कम्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। देखो माहे का एम जो है उसको पकड़ के ऐसे इन्वर्ट करो या रोटेट करो कि डब्लू बन जाए, इनफैक्ट ऊपर की तरफ कर दो। तो इस ओरिएंटेशन में हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि माहे लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट बिकॉज फिर वो डब्लू स्टैंड्स फॉर वेस्ट, वेरएज यनम, कराईकल एंड पुडुचेरी, तो ये तुम्हारे तीनों नॉर्थ से साउथ में पड़ेंगे। यनम, पुडुचेरी, कराईकल, ठीक है, वाईपी के, ये कोरोमंडल कोस्ट पे पड़ेंगे। फिर 3 क्रिसेंट शेप्ड बीचेस आर फाउंड इन केरला। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट है ये बेसिकली। ये पाक स्टेट में श्रीलंका और गल्फ ऑफ मन्नार, इंडिया और श्रीलंका के बीच बनाया गया था सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया, हाँ, तो ये मुंबई पोर्ट बता तो चुके हैं। और अब ये कन्फ्यूजन है कि पोर्ट ब्लेयर वाला 13वां मेजर पोर्ट विल बी सेटअप इन वाधवन इन महाराष्ट्र या फिर वो पोर्ट ब्लेयर वाला है, तो यही बस एक देखना है। अच्छा, नेशनल वाटरवे 3 की जब हम बात कर रहे थे, कोट्टायम से केरला, गोदावरी कृष्णा बेसिन वाटरवेज कनेक्ट्स कोट्टापुरम टू कोल्लम, कोट्टायम, ठीक है, ये तो हमको पता है। भागीरथी हुगली पोर्शन ऑफ रिवर गंगा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे 1, इट इज़ लॉन्गेस्ट। तो हल्दिया से कहाँ तक था यार, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से हल्दिया तो इलाहाबाद में कौन सी नदी है, भागीरथी से लेके हुगली तक। और वैसे ही यहाँ गोदावरी कृष्णा बेसिन एसोसिएटेड विद नेशनल वाटरवे 3 फ्रॉम कोट्टायम टू कोल्लम। नाउ निनी इज सिचुएटेड इन पटना, built by Inland Waterway Authority of India, ठीक है। Ennore is the 12th port deals with coal import export near चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है, ये याद हो गया। यहाँ पे LNG टर्मिनल भी है। तो 12th पोर्ट है ये, कोल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से डील करता है। जामनगर इज़ नॉट अ पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात। अदर पोर्ट टाउन्स ऑफ गुजरात आर ओखा, पोरबंदर, बेड़ी, भावनगर, दहेज, जाफराबाद, मांडवी, नवलाई, सूरत, वेरावल, जबकि जामनगर में पोर्ट ही नहीं है। वाह। देन चेन्नई इज़ एन ओपन सी पोर्ट। और आउटपोर्ट क्या होता है, सो आउटपोर्ट इज़ अ सब्सिडरी पोर्ट ऑफ द मेन पोर्ट विच इज़ लोकेटेड डीपर इनटू द सी साइड। एग्जांपल हल्दिया इज़ एन आउटपोर्ट, मतलब एक सब्सिडरी पोर्ट और बनाते हैं of the main coastal port which is located deeper into the seaside, so that is outport. For example, Haldia is an example of outport. Chennai is an example of open sea port. Jamnagar में port ही नहीं है. Ennore was the 12th port that dealt with coal, ठीक है. Nini is in Patna, फिर ये हो गया.
फिर अभी हम यहाँ देख रहे थे कि लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट मुंबई है, और 13वां वाला कंफर्म कर लेना कि या तो वो पोर्ट ब्लेयर होगा या वाधवन महाराष्ट्र वाला होगा। 3 क्रिसेंट शेप्ड बीचेस आर फाउंड इन केरला, सेतु समुद्रम इंडिया श्रीलंका पाक वाला, पाक बे, और माहे तुम्हारा वेस्टर्न कोस्ट पे है, जबकि यनम पुडुचेरी और कराईकल नॉर्थ से साउथ में ईस्टर्न कोस्ट पे है। पैराडिप फोर्ट बनाया गया था इनको डीकॉन्जेशन करने के लिए। तो हमने 5 नेशनल वाटरवे देख लिए और 5 LNG टर्मिनल्स देख लिए, दहेज और हजीरा गुजरात में, एन्नौर तमिलनाडु में, और एक और था। तो एन्नौर हो गया। एक और कहाँ पड़े थे? कोची इन केरला। हाँ, कोचीन इन केरला बिरस्टो बनाए थे, वहाँ पे भी LNG टर्मिनल है, और एन्नौर में है तमिलनाडु। बाकी दहेज और हजीरा 4 हो गए, और एक दाबोल महाराष्ट्र। ये 5 LNG टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा रिवराइन पोर्ट है, एंकरेज और डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो LNG टर्मिनल्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, और नेशनल वाटरवे हो गए 5। अब ये गार्डन रीच शिपिंग हेडक्वार्टर इज़ इन वेस्ट बंगाल, बट इट्स डीजल इंजन प्लांट इज़ लोकेटेड इन रांची, ठीक है। रांची में इंजीनियरिंग वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा है, हैवी टाइप, ठीक है। तो गार्डन रीच का हेडक्वार्टर वैसे वेस्ट बंगाल में है, लेकिन उसका इंजन प्लांट इज़ लोकेटेड इन रांची। देन कोचीन एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट की बात हो रही है अब। इट इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री टू बी ओन्ड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ऑल्सो कोचीन एयरपोर्ट इज़ पावर्ड टोटली बाय सोलार पावर, अवॉर्डेड चैम्पियन ऑफ द अर्थ इन 2018। तो पहला ऐसा था इंडिया का एयरपोर्ट जो कि टोटली सोलर पावर से चल रहा था। एंड विच पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्चुअली ओन्स द कोचीन एयरपोर्ट, ये देखने वाला होगा। विच पब्लिक कंपनी ओन्स कोचीन एयरपोर्ट। सो ये देखते हैं। दिस इज़ दैट इज़ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी दैट ओन्स एंड ऑपरेट्स द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ तक रखते हैं। फिर अब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है, और अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में है, ठीक है। ये कुछ एयरपोर्ट्स हैं, उनके नाम याद कर लो। जैसे संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में याद कर लो, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, और अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर। फिर शिप ब्रेकिंग यार्ड मैंने बता ही चुके हैं, अलंग गुजरात में है। नावा शेवा पोर्ट ये तुम्हारा क्या है, ये मेरे ख्याल से लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है फॉर डीकंजेशन ऑफ मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डीकंजेशन ऑफ मुंबई पोर्ट के लिए नावा शेवा बनाए थे। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड इन 1911 इलाहाबाद से नैनी, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये जो है, अब रेलवे की बात आती है, तो फिर अब अगले वीडियो से देखते हैं।